तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर स्पेनिश मूवी को, जिसका नाम है फिनोमिना। मूवी के अंदर एग्जॉर्सिज्म दिखाया गया है, डीमन दिखाया गया है, विच हंटिंग वगैरह दिखाई गई है, तो आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। यहाँ पर वीजा बोर्ड का भी इस्तेमाल होगा, साइंस का भी इस्तेमाल होगा, तो बहुत ही बढ़िया मूवी होने वाली है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 यानी कि 1998 में, जहां पर फादर पिलोन एक पैरानॉर्मल केस के लिए अपनी रेगुलर जगह मैड्रिड के एक बार में आए हुए थे। केस को डिस्कस करने के लिए वो अपने हेप्टा ग्रुप्स के मेंबर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेग्रारियो, जो कि उसी ग्रुप की मेंबर होती है, वो उस बार में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी अचानक से ही उसके लेट हस्बैंड कार्लोस की फोटो अचानक से नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद में सेग्रारियो फादर के पास पहुंचती है, जो कि उसे वहां पर मौजूद पाब्लो से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि उनके फिजिसिस्ट गेरार्डो का स्टूडेंट होता है। और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे साइंटिफिक रीजन सीधे सीधे कहें तो एक लॉजिक को ढूंढा करता था। पाब्लो एक साइंस स्टूडेंट होने के बावजूद भी सेग्रारियो का काफी बड़ा फैन था। जिसके बाद में टेबल पर बैठी हुई सेग्रारियो फादर को बताती है कि कार्लोस ने उसे आफ्टर लाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि उसकी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। साथ ही साथ कार्लोस, जो कि आफ्टर लाइफ पर भरोसा रखा करता था, उसने अपनी बीवी से ये प्रॉमिस भी किया था कि मरने के बाद वो उसको एक कोड या फिर किसी भी जरिए से मिलने आएगा। तो सेग्रारियो को यहाँ पर यह लग रहा था कि शायद उसके हस्बैंड की स्पिरिट ने उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी है। लेकिन फादर को उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उससे अपने पास्ट से बाहर निकलकर प्रेजेंट में जीने के लिए कहते हैं। जिसके बाद में सेग्रारियो उनके बाकी मेंबर्स पैस और ग्लोरिया के बारे में पूछती है। जिसके बाद में वो पैस को फोन लगाते हैं, जो कि अपने ग्रैंड किड्स के साथ में खेल रही थी। पैस को फोन लगाकर वो उसे तुरंत ही डिनर पर आने के लिए कह देते हैं। खैर अब यहाँ पर वो एक फाइल के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसकी ब्रीफ देते हुए फादर पास ही के एक एंटीक स्टोर के बारे में बोलते हैं, जिसमें कि 10 साल पहले एक वायलेंट क्राइम हुआ था। उसी एंटीक स्टोर के ओनर ने फादर को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के चलते कॉल भी किया था। फादर को कॉल के दौरान वो काफी परेशान भी लग रहा था, लेकिन ये सब तो हेप्टा ग्रुप के लिए काफी नॉर्मल बातें थी। लेकिन जब फादर ने उस एंटीक स्टोर के फ्लोर प्लान पर जाकर चेक करा था, तो उनका पेंडुलम उनके हाथ से उड़ने लगा था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होने का सबूत था। अब इसी बीच किसी रेस्टोरेंट के अंदर ग्लोरिया एक आदमी के साथ डेट पर आई हुई थी, लेकिन जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि ग्लोरिया हेप्टा ग्रुप की मेंबर है और एक साइकिक है, तो उसी पल वो वहां से चला जाता है, जो कि मेरे ख्याल से उसने बहुत ही सही काम किया था। खैर अब इन सब बातों से डिप्रेस होकर ग्लोरिया तबीयत खराब होने का बहाना करके मीटिंग में रात को आने के लिए मना कर देती है। अब ग्लोरिया के मना कर देने की वजह से उन लोगों को अपनी मीटिंग सुबह तक के लिए पोस्टपोन करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी के चलते फादर अकेले ही उस एंटीक स्टोर की तरफ निकल पड़ते हैं। एंटीक स्टोर में पहुंचकर वो वहां की केयरटेकर से मिलते हैं, जिसके पति का देहांत 10 साल पहले ही हो गया था। उनका वहां पर मर्डर किया गया था और इसलिए वो वहां पर अपनी बेटी उसानिता के साथ में अकेले ही रहती थी। खैर कुछ देर फादर से बात करने के बाद वो उन्हें एंटीक स्टोर की चाबी भी दे देती है, जिसके बाद में फादर अकेले ही उस एंटीक स्टोर में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वहां पर पहुंचते ही उन्हें पैरानॉर्मल पावर्स महसूस होती हैं और फिर अचानक से अंधेरा होते ही एक इनविजिबल फोर्स उनको पकड़ लेती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब अगली सुबह टीवी पर उनके ग्रुप के पुराने केसेस के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शो की जा रही थी और हम देखते हैं कि सेग्रारियो, पैस, ग्लोरिया और उनका फिजिसिस्ट गेदार्डो एक कैफे में बैठे हुए थे। अब वहां पर ये चारों इकट्ठा होने के बाद पास के ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां पर फादर को एडमिट करवाया गया था और उनकी हालत काफी नाजुक थी। अब फादर की ऐसी हालत देखकर सेग्रारियो सबसे ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि उसके पति की मौत के बाद उसे फादर ने ही संभाला था और वो तय कर लेती है कि फादर के साथ हुए हादसे को वो पता कर लेगी, यानी कि ऐसा क्या हुआ है वो सब कुछ पता लगाने वाली थी। इसके बाद वो सब कार में बैठकर उसी एंटीक स्टोर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन गेदार्डो की जगह उनके साथ पाब्लो आया हुआ था, क्योंकि गेदार्डो फादर के पास रुक गया था। अब कार में बैठी हुई सेग्रारियो अपने काम करने के तरीके के बारे में पाब्लो को बताती है। उन्हें कोई भी पैरानॉर्मल फिनोमेना को पहचानने के लिए पहले सारे नॉर्मल फिनोमेनास को देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पैरानॉर्मल फिनोमेना फिजिक्स के लॉस को फॉलो नहीं करता है और कोई भी अनएक्सप्लेनेबल सिचुएशन में उन्हें अपने गैजेट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके बाद पाब्लो के पास रखी हुई गेदार्डो की रिपोर्ट से उनको ये पता चलता है कि साल 1538 में वो एंटीक स्टोर वाली जगह पूरी तरह जल गई थी। जिसके बाद एक इटालियन ट्रेडर ने अपना घर बनाने के लिए उसको खरीद लिया और उस घर में कई दशकों तक वो भी रहा था। लेकिन साल 1989 घर में रह रहे एक किराएदार ने एक पड़ोसी की जान ले ली थी।
जिसके बाद वो चारों उस एंटीक स्टोर पर पहुंच जाते हैं और वहां के ओनर्स एनरिक और उनकी वाइफ मारिसा से मिलते हैं। मारिसा तो इन लोगों से मिलकर काफी एक्साइटेड थी, लेकिन एनरिक थोड़ा दुखी दिखाई दे रहा था, जिससे कि हमको पता चलता है कि एनरिक को असल में एलोपेशिया एरिएटा नाम की एक बीमारी थी, यानी कि जो सर पे बाल्ड पैचेस हो जाते हैं ना, उस टाइप के, जिसमें कि स्ट्रेस की वजह से उसके बाल काफी ज्यादा झड़ने लगे थे। अब वो सब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर पैज उस केयरटेकर की बेटी ओसानिता से मिलती है, लेकिन वो केयरटेकर नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी बेटी से बात करे। वो केयरटेकर आते ही उन सबसे कुछ खाने पीने के बारे में पूछती है, लेकिन एनरिक उसे अंदर भेज देता है। जिसके बाद मारिसा उनको बताती है कि जब से उस घर में वो शिफ्ट हुए हैं तब से ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही में उन्हें एक कैंडल स्टैंड भी दिखाई देता है जो कि एक दिन अपने आप ही जलने लगी थी। अब एंटीक स्टोर में पहुंचते ही अचानक से टेम्परेचर कम हो गया था, जिसके पीछे सेग्रारियो ये रीजन बताती है कि स्पिरिट्स बहुत ही हाई एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जिससे कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर सर्दी बढ़ जाती है। साथ ही साथ एनरिक भी गोस्ट पर यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर भी वहां पर होती हुई एक्टिविटीज उसको नॉर्मल महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन इन सारे हादसों के पीछे पाब्लो कुछ न कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता जा रहा था। साथ ही में पता चलता है कि उन दोनों ने 2 महीने पहले भारी कर्ज में होने की वजह से वो स्टोर बेचने के लिए साइन कर दिया था, लेकिन सेग्रारियो उन दोनों को भरोसा दिलाती है कि वो वहां पर हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तह तक चली जाएगी। लेकिन तभी ग्लोरिया को वहां पर एक अजीब सी बदबू फील होती है, जिस पर मारिसा उनको बताती है कि असल में एनरिक को हाइपरहिड्रोसिस नाम की एक बीमारी है जिसके अंदर हद से ज्यादा स्वेटिंग होती है। जिसके बाद ग्लोरिया अपना पेंडुलम निकाल लेती है और बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए अपने डिवाइसेस निकालते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कोई भी वेरिएशन ना देखने पर ग्लोरिया वहां से जाने लगती है। लेकिन सेग्रारियो उसको रोकने की कोशिश करती है क्योंकि फादर को वहां पर कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ था। लेकिन इसी बीच मारिसा उनके पास आकर उन्हें बिना बॉडी वाली एक अगली डॉल दिखाती है जो कि वहां पर अचानक से ही प्रकट हो गई थी। साथ ही में सेग्रारियो किसी तरह ग्लोरिया को वहां पर रुकने के लिए मना लेती है। अब वापस रूम में आने के बाद में सेग्रारियो किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोरिया से उसकी ग्लास बॉल को इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिससे कि स्पिरिट्स और रियल वर्ल्ड के बीच एक बॉर्डर फॉर्म हो जाता है। अब एनरिक और मारिसा उनको बताते हैं कि उनकी काफी सारी चीजें जैसे कि अकाउंटिंग बुक, चाबियां, मोहरे वगैरह लगातार गायब होते जा रहे हैं। अब ग्लोरिया अपनी बॉल निकालने के बाद ध्यान लगाना शुरू करती है, जिसके तुरंत बाद ही दूसरे कमरे से उनको एक आवाज आती है। अब उस कमरे में पहुंचकर उनको एक सीलन आई हुई बेहाल दीवार दिखाई देती है, जिसके बाद मारिसा उनको बताती है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से उसने एंटीक स्टोर की कई फोटोज भी ले रखी हैं। जब सेग्रारियो उन फोटोज को कमरे में रखी चीजों से मैच करती है तो उसे वहां पर काफी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। साथ ही में मारिसा उनको बताती है कि फादर भी उन्हें वहीं पर बेहोशी की हालत में मिले थे। बिल्कुल तभी उस कमरे का झूमर भी हिलना शुरू हो जाता है। पाब्लो जब इस जगह की फ्रीक्वेंसी चेक करता है तो उसे फ्रीक्वेंसी में काफी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। साथ ही में स्ट्रेस की वजह से एनरिक के बाल झड़ना भी शुरू हो गए थे, लेकिन पाब्लो तब भी इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी पैस को अपने कैमरे से फुटेज लेते टाइम ग्लोरिया की डेमोनिक फॉर्म दिखाई देती है, जिसके फौरन बाद उसके कैमरे का लेंस चटक जाता है। जिसके बाद स्पिरिट से बात करने के लिए फाइनली उनको अपना वीजा बोर्ड निकालना पड़ता है। अब वीजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट उन्हें अपना नाम बता देती है जो कि क्विमी था। जिसके बाद ग्लोरिया पाब्लो को अकेले ही वीजा बोर्ड कंट्रोल करने को दे देती है। थोड़ी देर के बाद में वीजा बोर्ड का डायल अपने आप हिलने लगता है और ग्लोरिया के ज्यादा सवाल पूछने की वजह से वो स्पिरिट उस डायल को गुस्से में फेंक देती है, जिससे कि ग्लोरिया समझ जाती है कि आज वो जरूर अपने डेट मिस करने वाली है। और इसके तुरंत ही बाद वहां की लाइट भी चली जाती है। अब लाइट जाने की वजह से एनरिक की पैंट गीली हो जाती है, जिसके बाद वो स्पिरिट सारी खिड़कियां भी बंद कर देती है, जिससे ग्लोरिया समझ जाती है कि इसके पीछे क्विमी के अलावा और भी कोई स्पिरिट है, यानी कि वहां पर उसके अलावा और भी किसी स्पिरिट का हाथ था। जिसके बाद वो स्पिरिट एनरिक को पजेस कर चुकी थी। वो स्पिरिट ने एनरिक के सर को पटकना शुरू कर दिया था। वो स्पिरिट इतनी पावरफुल थी कि 4 लोग पकड़कर भी उसको रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन होता यह है कि सेग्रारियो उसको एक लात मारकर बेहोश कर देती है और ग्लोरिया यहाँ पर सेग्रारियो को गिरते हुए झूमर से भी बचा लेती है। जिसके बाद वहां पर अपने आप म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और म्यूजिक के बंद होते ही एनरिक उनके सामने फिर से उठ खड़ा होता है, जो कि अब भी पजेस्ड हालत में था। लेकिन वो जो स्पिरिट उसके अंदर थी वो ग्लोरिया को धमकी देती है, जिसके बाद में वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर अब इन सब के बाद में ये गोस्ट हंटर जो होते हैं वो मारिसा और एनरिक को कार में बैठाकर घर भेज देते हैं। अब उनको घर भेज देने के बाद में सेग्रारियो पाब्लो को बताती है कि आज तक ग्लोरिया ने किसी को भी पहली बार में वीजा बोर्ड अकेले इस्तेमाल करने नहीं दिया है। साथ ही में ग्लोरिया पाब्लो को बताती है कि पाब्लो को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है। वो पाब्लो को जाने को भी कह देती है क्योंकि वहां पर रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। अब पाब्लो के जाने के बाद में वो तीनों उस एंटीक स्टोर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर कैमरा और बाकी डिवाइसेस फिट कर रहे होते हैं। इसी बीच वो तीनों अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्विमी किसकी स्पिरिट हो सकती है। अब अपने डिवाइसेस को सेट करने के बाद वो तीनों ड्रिंक
ड्रिंक्स के लिए निकल जाती हैं। अब वो तीनों ही अपने रेगुलर मैड्रिड बार में ड्रिंक्स पीते हुए एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी वहां पर उन्हें थैंक्स कहने के लिए फ्रेडरिक नाम की एक लेडी आ जाती है। मिसेस फ्रेडरिक असल में एक फॉर्मर फ्लाइट अटेंडेंट थी। हेप्टा ग्रुप ने 20 साल पहले उसकी एक केस में हेल्प करी थी, जिसके अंदर की उसे अपनी मरी हुई बेटी को जायदाद से बेदखल करना था। अब मिसेस फ्रेडरिक के जाने के बाद में सैग्रेरियो नशे में ग्लोरिया से इस बात पर झगड़ा करने लगती है कि उसने जानबूझकर ग्रुप में रहने के लिए उसके पति की स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, जबकि वो कई और स्पिरिट से तो आराम से बात कर चुकी थी। साथ ही में उसने वो ग्रुप अपने पति की स्पिरिट को ढूंढने के लिए ही शुरू किया था। अब उन दोनों के बीच हो रही इस आर्ग्यूमेंट से ये बात पता चलती है कि ग्लोरिया ये सब काम छोड़कर अपना करियर एज अ सिंपल फार्मासिस्ट की तरह शुरू करने वाली थी, जिसके बाद सैग्रेरियो की बातों से परेशान होकर ग्लोरिया वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ पैज और सैग्रेरियो एंटीक स्टोर से रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ती हैं। यहाँ पर पैस तो कैमरा वगैरह को उठाने स्टोर में चली जाती है, वहीं पर सैग्रेरियो को बालकनी में उसानीता की हेयर क्लिप पड़ी हुई मिल जाती है, जिसे देखने के बाद में वो जल्दी से उसानीता से मिलने जाती है। इसलिए वो फौरन केयरटेकर से दरवाजा खुलवाती है और उसको बताती है कि वो उसकी बेटी से मिलना चाहती है। वो केयरटेकर पहले तो सैग्रेरियो से मना कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह से भी उसको कन्विंस कर लेती है। जिसके बाद में उसानीता के कमरे में पहुंचकर सैग्रेरियो देखती है कि उसके कमरे में काफी डॉल्स रखी हुई थी और उसानीता ने एक अजीब टाइप की जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उसकी पूरी बॉडी कवर्ड हो रखी थी। अब सैग्रेरियो को उसानीता के रूम में एंटीक स्टोर में मिली हुई डॉल का शरीर मिल जाता है और उसानीता से उस डॉल के बारे में वो पूछती है। खैर अब वो बताती है कि उसकी उस डॉल की ऐसी हालत उसके क्विमी नाम के बॉयफ्रेंड ने की है, जो कि हमेशा रुककर उसे हाय जरूर कहकर जाता है। अब उसानीता आगे उसको बताती है कि जब भी उसकी मॉम उसे हर्ट करती थी तब वहां पर क्विमी उससे मिलने आता है। इसी बीच सैग्रेरियो रूम के अंदर एक क्विमी नाम के एक लड़के का पोस्टर भी देखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि क्विमी उसानीता का एक इमेजिनरी फ्रेंड था। साथ ही में सैग्रेरियो को उसानीता की बॉडी पर काफी चोटों के निशान भी दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई फ्रेंड नहीं था, बल्कि ये तो कोई भयानक चीज थी। वहीं दूसरी तरफ पैस भी स्टोर की कैमरा रिकॉर्डिंग्स के अंदर उसानीता को देख लेती है और खिड़की से वो सैग्रेरियो को भी केयरटेकर के घर के अंदर देख लेती है, जिसके बाद वो फौरन ही केयरटेकर के घर के अंदर भागकर आ जाती है और सफाई का सामान लेने के बहाने घर के अंदर चली जाती है। इसी बीच सैग्रेरियो उसानीता के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही केयरटेकर को पता चल जाता है और वो पैस और सैग्रेरियो पर हमला कर देती है। वो सैग्रेरियो को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी ग्लोरिया पीछे से आकर उसको बचा लेती है। अब केयरटेकर को पुलिस ले जाती है और उसानीता को अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद वो तीनों भी वैन में बैठकर वहां से निकलने को तैयार थे। सैग्रेरियो उन्हें बताती है कि क्विमी उसानीता की फेवरेट टीवी सीरियल का एक कैरेक्टर था, जो कि पास ही के एक थिएटर में भी एक्टिंग करता था और उसानीता उसको देखने जाया करती। अब वैन के अंदर बैठते ही ग्लोरिया ग्लास बॉल को लेने के बहाने अंदर बिल्डिंग में चली जाती है, लेकिन जब सैग्रेरियो वैन में देखती है तो उसे वो बॉल वाला ग्लास वहीं पर पड़ा हुआ मिल जाता है। लेकिन तभी उन्हें बिल्डिंग के अंदर से ग्लोरिया के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से उन दोनों को भी अंदर जाना पड़ता है। अब अंदर जाकर अलमारी के पीछे उनको एक सीक्रेट होल मिलता है, जिसके अंदर जाकर उन्हें ग्लोरिया एक चेयर पर बैठी हुई मिलती है, जिसे किसी डीमन ने पजेस कर लिया था। और ये जो डीमन होता है वो उसानीता के वहां से जाने की वजह से खुश नहीं था। उस डीमन को उसके साथ खेलने में मजा आया करता था, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट वहां पर खिड़कियों को खोल देती है, जिससे कि उस बेसमेंट में बारिश के पानी की वजह से बाढ़ आने लगती है। उसके बाद में पानी के अंदर कुछ विचेस के कंकाल भी निकल कर आते हैं, जिन्होंने अपनी सोल्स को इविल स्पिरिट्स को बेच दिया था या फिर विचक्राफ्ट के नाम पर उनका खून कर दिया गया था। साथ ही में वो इविल स्पिरिट ग्लोरिया की बॉडी में एक मोटी सी सुई चुभा कर दिखाती है कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची। लेकिन पैस जल्दी से इविल स्पिरिट के अंदर मौजूद ग्लोरिया को फादर की याद दिलाती है, जिससे कि ग्लोरिया की स्पिरिट फादर की स्पिरिट के पास पहुंच जाती है। उस इविल स्पिरिट ने फादर को भी कैद करके रखा हुआ था। अब फादर यहाँ पर उसे अपने गिफ्ट का सही इस्तेमाल करने की नसीहत देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इविल स्पिरिट सैग्रेरियो को उसका पति बनकर सेड्यूस कर रही थी। पैस उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैग्रेरियो स्पिरिट की बातों में आकर उस पर यकीन कर लेती है। लेकिन मौका मिलने पर वो स्पिरिट सैग्रेरियो पर हमला करने ही वाली होती है। तभी पैस उसे रोक लेती है और ग्लोरिया को बार बार होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्लोरिया आउट ऑफ कंट्रोल होकर जोर जोर से अपना सर टेबल में मारने लगती है। लेकिन इसी बीच फादर किसी तरह से उस इविल स्पिरिट को अपने अंदर लेकर किसी तरह ग्लोरिया को बचा लेते हैं। अब ग्लोरिया के होश में आने के बाद में सैग्रेरियो की मदद से पैस किसी तरह उन दोनों के साथ खुद को भी उस बेसमेंट से सेफली बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद में गेदार्डो उनके पास आकर उन्हें फादर की डेथ की न्यूज सुनाता है, जिसको सुनकर वो तीनों काफी दुखी हो जाती हैं। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर फादर ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया इनको बचाने के लिए। जिसके बाद कैफे में गेदार्डो उनको बताता है कि वो इविल स्पिरिट एक
एक मैनुअल इसिद्रो नाम के प्रीस्ट की थी, जिसकी चर्च पूरी तरह से जल गई थी। लेकिन उसके बाद में उसे एक छोटी जगह पर छोटी पोजीशन के साथ ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे कि वो अपनी विच हंट की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो पियर दे लांक्रे नाम के विच हंटर से काफी इंस्पायर्ड था, जो कि 81 औरतों को विच हंट के नाम पर मार चुका था। लेकिन उसके कामों की वजह से मैनुअल को एक सीक्रेट ट्रेल में जला दिया जाता है, और मरने के बावजूद भी उसे अभी लांक्रे को पीछे छोड़ने के लिए 3 और विचेस को मारना था। इसलिए उसने ग्रुप की तीनों लेडीज को इकट्ठा करने के लिए ग्लोरिया को पजेस किया, यानी कि उसने शायद से 79 लड़कियों को ऑलरेडी मार दिया था। उसे और तीनों को मारना था उस विच हंटर को पीछे छोड़ने के लिए, यानी कि वो पूरी तरह से क्रेजी था, जिसके चलते वो खुद ही इविल स्पिरिट में तब्दील हो गया, या फिर ये कहें कि एक डीमन के अंदर। लेकिन फाइनली इन तीनों ने उस डीमन को हरा दिया था और उसका मकसद भी पूरा नहीं हो पाया। अब इस कहानी को सुनने के बाद में वो सब फादर के नाम पर चीयर्स करते हैं और जाम पीते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद करी थी। साथ ही में अब ग्लोरिया कभी भी ये हेप्टा ग्रुप नहीं छोड़ने वाली थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो यहीं पर रहेगी और यही काम करने वाली है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई फिनोमिना फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जॉर्सिज्म विच हंटिंग वाली चीज पसंद आई होगी। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर एक केस को दिखाया गया है। और बात करें मैनुअल की स्पिरिट यानी कि इस डीमन के बारे में, तो उसने उस अनीता को फंसाया था उसके फेवरेट कैरेक्टर को प्ले करके, और उसके साथ में वो गंदी हरकतें कर रहा था। शायद से वो उसकी भी जान लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हेप्टा ग्रुप ने आकर उसको फाइनली बचा लिया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया था वो फादर ने किया था, यानी कि यहाँ पर अच्छे फादर्स भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए